हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मारूस मेंटरशिप में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर है लैंग्वेज का। उसमें एक टॉपिक है राजभाषा परिनियमावली। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और इजी बनाने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से हम एग्जाम में इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे उस पर हम गौर करेंगे। यदि आप उत्तराखंड पीसीएस मेंस का सिलेबस देखें तो उसमें फर्स्ट पेपर में राजभाषा परिनियमावली संक्षिप्त परिचय 10 अंक, केवल इतना एक हमें टॉपिक दिया गया है और इससे ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। प्रश्न देखिए, 2016 में क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान में सन 1955 से 1967 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कौन से उपाय किए गए। शब्द सीमा है 125 और अंक हैं 10। ये 2016 का क्वेश्चन था। 2012 में क्वेश्चन आया था, राजभाषा परिनियमावली 1963-1976 के विभिन्न प्रावधानों को का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। ये भी 125 शब्द का और 10 अंक का। तो ये दो हमारे पास क्या है, मॉडल क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ से आए हैं। यदि आप 2016 वाला क्वेश्चन देखें तो उसने 1955 से 1967 तक राजभाषा परिनियमावली के लिए क्या क्या सरकार ने काम किए वो है, और 2012 में जो क्वेश्चन आया है वो राजभाषा परिनियमावली 1963 और 1967 जो है उसके प्रावधानों के परिचय के बारे में है। राजभाषा संबंधी क्या क्या प्रावधान हमारे के संघ की केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं, पहले वो देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है राजभाषा संबंधी प्रावधान में संघ की राजभाषा नीति, ये पहला टॉपिक है। दूसरा हमें पढ़ना है इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तीसरा हमें इसमें राजभाषा अधिनियम 1963 पढ़ना है। चौथा हमें पढ़ना है राष्ट्रपति के आदेश। पांचवा हमें पढ़ना है राजभाषा संकल्प 1968 और नेक्स्ट हमें पढ़ना है राजभाषा नियम 1976। तो जो हमारा राजभाषा परिनियमावली टॉपिक है उसमें हमें इतनी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा एक और टॉपिक है, वो है राजभाषा कमेटी, राजभाषा समिति जो बनाई गई थी उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो आगे आने वाली जो मेरी वीडियो है उसमें हम एक एक करके इनको टेकअप करेंगे और इन्हें पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है संघ की राजभाषा नीति। कि संघ अर्थात यहाँ पे जो केंद्र मतलब यूनियन से है, कि उसकी राजभाषा नीति क्या है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। ये लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 343 में। परंतु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। ये राजभाषा अधिनियम की धारा 3 है। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थितियों में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। ये लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 120 में। किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों के निर्धारित किया गया है। तो ये हमारी एक राजभाषा नीति है जो बेसिकली आपने मतलब ऐसे ही इसे याद कर लेना है, एग्जाम में आती तो ऐसे ही लिखाना है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आई है कि राजभाषा से संबंधित जो कार्य है वो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये पढ़ा कि राजभाषा परिनियमावली के में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं। हमारा इसमें जो अगला टॉपिक है वो है राजभाषा आयोग का। संविधान के अनुच्छेद 344 में भारत के राष्ट्रपति को ये पावर दी गई थी कि वो राजभाषा के प्रमोशन के लिए, राजभाषा के अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन करें, जिसके आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को बीजी खरे की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त करी गई और उसको इन जो विषयों पर क्या करनी थी, अपनी संस्तुतियां देनी थी। इसमें एक है कि संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। संघ के सभी या कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग की मनाही। संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित सभी तथा कुछ कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग किया जाए। संघ के किसी या किन्हीं खास कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप। एक समग्र अनुसूची तैयार करना जिसमें यह बताया जाए कि कब और किस प्रकार संघ की राजभाषा
तथा संघ एवं राज्यों के बीच एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच संचार की भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान धीरे धीरे हिंदी ले। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे जो कि राष्ट्रपति ने ये जो बीजी खेर जो कमेटी थी उसको दिए थे, और उन्होंने क्या करना था कि इस पे अपनी संस्तुतियां देनी थी। तो 1956 में ये जो कमेटी थी इसने अपनी संस्तुतियां राष्ट्रपति को सौंपी। अब देखिए इनकी संस्तुतियां क्या थी, ये आपको सीधे पढ़ना है, केवल कमेटी और उसकी संस्तुतियां। 1956 में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी उसमें क्या क्या इन्होंने बोला, भारत के जनतांत्रिक पद्धति को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय स्तर पर सामूहिक माध्यम के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार करना संभव नहीं है। भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही अनिवार्य शिक्षा देने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। प्रशासन को सार्वजनिक जीवन एवं दैनिक कार्यक्रम में विदेशी भाषाओं का प्रयोग करना उचित नहीं है। तो कहीं एक तरीके से इसने क्या किया कि जो अभी तक इंग्लिश हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज चल रही थी, इसने कहा कि ये करना इसको ठीक नहीं है और हमें इसमें भारतीय भाषाओं को, इसने ये नहीं बोला कि हिंदी भाषाओं को अडॉप्ट करना है, इसने बोला भारतीय भाषाओं को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बहुमत द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली हिंदी ही पूरे देश के लिए एक सुस्पष्ट भाषा माध्यम है, इसने ये भी माना। 14 वर्ष की उम्र तक के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का उचित ज्ञान प्राप्त कराया जाना चाहिए। सारे देश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक हिंदी का शिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए। हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक दूसरी दक्षिण भाषा का ज्ञान अनिवार्य किया जाना आयोग को मान्य नहीं है। तो जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमारे देश ने बाद में अडॉप्ट किया, इस कमेटी ने बोला था कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट करना ठीक नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों को चाहिए कि हिंदी माध्यम से जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठना चाहें उनके लिए उचित प्रबंध करें। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में यदि विद्यार्थी एक भाषाई वर्ग के हों तो उनकी भाषा के माध्यम से ही उन्हें शिक्षा दी जाए, और यदि वे विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के हों तो हिंदी भाषा को ही उन सभी के लिए माध्यम के रूप में अपनाया जाए। तो ये भी एक इसकी संस्तुति थी। प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए हिंदी का निश्चित अवधि में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नियम लागू किए जाएं और ऐसा न करने वालों को दंडित किया जाए। जनता से सीधा संबंध रखने वाले विभागों और संगठनों में आंतरिक कार्यों में हिंदी तथा जनता से व्यवहार हेतु क्षेत्रीय भाषा व्यवहार में लाई जाए। तो उन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अंदर तो हिंदी भाषा में काम कर सकते हैं, लेकिन जो जनता के साथ उनका व्यवहार है वो जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हो सकता है। राज्य और संघ सरकार के अधिकारियों के लिए किसी स्तर का हिंदी ज्ञान अनिवार्य किया जाए और इसके लिए उन्हें अधिकाधिक पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाए। स्वीकृत सरकारी कानून हिंदी में ही होने चाहिए, परंतु जनता की सुविधा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में उनके अनुवाद प्रकाशित किए जाने चाहिए। देश में न्याय देश की भाषा में किया जाए, इसके लिए जरूरी है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की समस्त कार्यवाही तथा विलेखों, निर्णयों तथा आदेशों को आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद भी संलग्न किया जाए। अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं हेतु कर्मचारियों के लिए हिंदी की योग्यता रखना आवश्यक किया जाए। इन परीक्षाओं में हिंदी का अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाए, परंतु अहिंदी भाषी विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से उसका स्तर अति साधारण रहे। तो ये भी हमारा क्या है, ये क्या है, उस आयोग की रिकमेंडेशंस हैं जिसमें कि उसने ये चीजें बोली हैं। तो ये हमारा जो राजभाषा परिनियमावली है इसका एक थर्ड जो इसका पार्ट है उसको आप ये पढ़ना है कि जो बीजी खेर कमेटी थी वो कब बनी थी और उसकी क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, ये आपको याद कर ले। राजभाषा परिनियमावली के जो हमारा सिलेबस है उसके तहत हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राजभाषा राष्ट्रपति के आदेश। तो 1960 में राष्ट्रपति द्वारा कुछ आदेश दिए गए थे। लोकसभा एक राष्ट्रपति ने क्या किया था, एक कमेटी गठित करी थी जिसमें टोटल 30 सदस्य थे। इसमें लोकसभा के 20 सदस्य थे और राज्यसभा के 10 सदस्य थे। तो जो बीजी खेर कमेटी 1955 में जो बनाई थी उसकी जो रिकमेंडेशन थी उस पर विचार करने के लिए और उस पर सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति ने ये एक पार्लियामेंट की कमेटी बनाई थी जिसने 1959 में 1959 में क्या की थी, अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। अब इसमें ये इन्होंने बोला कि ये इनकी रिकमेंडेशंस है, बस आप इन्हें याद कर लीजिएगा। राजभाषा के बारे में संविधान में बड़ी समन्वित योजना दी हुई है। इसमें योजना के दायरे से बाहर जाए बिना स्थिति के अनुसार परिवर्तन करने की गुंजाइश है। विभिन्न प्रादेशिक भाषाएं राज्यों में शिक्षा और सरकारी कामकाज के माध्यम के रूप में तेजी से अंग्रेजी का स्थान ले रही हैं। यह स्वाभाविक है कि प्रादेशिक भाषाएं अपना उचित स्थान प्राप्त करें, अतः व्यावहारिक दृष्टि से यह बात आवश्यक हो गई है कि संघ के प्रयोजनों के लिए कोई एक भारतीय भाषा काम में लाई जाए, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि यह परिवर्तन किसी नियत तारीख को ही हो।
यह परिवर्तन धीरे धीरे इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ी ना हो और कम से कम असुविधा हो। तो देखिए मतलब इसका एक बैकग्राउंड क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तो उसने वो इस बात पे एकमत नहीं हो पाई थी कि भारत की राजभाषा क्या होगी, इसलिए उसने क्या किया था, इंग्लिश को कंटिन्यू किया था। लेकिन उसने सेक्शन जो आर्टिकल 344 है उसमें राष्ट्रपति को पावर दी थी कि वो समय समय पे इस सिचुएशन को रिव्यू कर सकते हैं। तो उसी को रिव्यू करने के लिए 1955 में एक कमेटी बनी। उसने अपनी जो रिकमेंडेशन दी वो बाई एंड लार्ज जो थी वो हिंदी को और लोकल लैंग्वेजेस को, मतलब हिंदी को मतलब बड़े तौर पे और लोकल लैंग्वेजेस को स्टेज के जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं अपने अपने स्टेट में उनको राजभाषा बनाने की इस टाइप की रिकमेंडेशन दी थी। उसके आधार पर ये रिकमेंडेशन, ये जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन आई है। इसने थर्ड 1965 तक अंग्रेजी मुख्य भाषा और हिंदी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। ये पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन आ गई कि 1965 तक हमें जो सरकारी कामकाज है उसमें अभी भी अंग्रेजी भाषा का ही यूज करना है। 1965 के उपरांत जब हिंदी संघ की मुख्य राजभाषा हो जाएगी, अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में ही चलती रहनी चाहिए। तो ये बड़ी रिकमेंडेशन है इस पार्लियामेंट्री कमेटी की कि 1965 तक तो आप इसी को अंग्रेजी को ही राजभाषा के रूप में यूज कीजिए। उसके बाद हिंदी को आप राजभाषा संघ की होगी, केवल केंद्र की, और अंग्रेजी को उसकी सहायक के रूप में यूज करते रहेंगे। संघ के प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रोक इस समय नहीं लगाई जानी चाहिए और अनुच्छेद 343 के खंड 3 के अनुसार इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि 1965 के उपरांत भी अंग्रेजी का प्रयोग इन प्रयोजनों के लिए जिन्हें संसद विधि द्वारा उल्लिखित करे तब तक होता रहे जब तक वैसा करना आवश्यक रहे। अनुच्छेद 351 का यह उपबंध की हिंदी का विकास ऐसे किया जाए कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों को की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बात के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि सरल और सुबोध शब्द काम में लाए जाएं। तो यहाँ पे आप देखिए कहने का मतलब यह है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी इसने फिर इस चीज को डिफर कर दिया। उसने बोला कि 1965 तक ये अंग्रेजी ही चलती रहेगी राजभाषा और उसके बाद ही हम हिंदी के बारे में सोच पाएंगे। अब ये नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 344 के खंड 6 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा अभियुक्त राय का ध्यान में रखकर इसके लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए। तो क्या हुआ, जो हमारी 1955 में राजभाषा समिति थी उसकी रिकमेंडेशन आई, उसको स्टडी किया पार्लियामेंट्री कमेटी ने और उसने जो मैंने अभी आपको रिकमेंडेशन बताई थी वो दी, और उन रिकमेंडेशन के आधार पे राष्ट्रपति ने अपना 1960 में ये आदेश जारी किया जो अब मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ। शब्दावली तैयार करने में मुख्य लक्ष्य उसकी स्पष्टता, यथार्थता और सरलता होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली शब्दावली अपनाई जाए या जहां भी आवश्यक हो अनुकूल कर लिया जाए। सब भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावली का विकास करते समय लक्ष्य यह होना चाहिए कि उसमें जहां तक हो सके अधिकतम एकरूपता रहे। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली के विकास के लिए जो प्रयत्न केंद्र और राज्यों में हो रहे हैं उनमें समन्वय स्थापित करते हुए समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त समिति का यह मत है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सब भारतीय भाषाओं में जहां तक हो सके एकरूपता होनी चाहिए और शब्दावली लगभग अंग्रेजी या अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली जैसी होनी चाहिए। ये बेसिकली क्या है कि जब हम टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, साइंस विज्ञान, तो उसमें कह रहा है कि हमें इंटरनेशनल जो हमारी टर्मिनोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं हमें भारतीय जो टर्मिनोलॉजी है उसमें हमें क्या करना चाहिए, समाहित करना होगा। अब ये इस तरीके से जो राष्ट्रपति ने जो आदेश दिया था उसमें ये मुख्य बिंदु थे। प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद। तो जितनी हमारी प्रशासनिक संहिताएं हैं और जो कार्यविधियां उसे किसका, हिंदी भाषा में उसका अनुवाद किया जाना है। प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाना है, ये अनिवार्य किया जाएगा। हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए इसमें आदेश दिया गया कि उसका वृहद तौर पर प्रचार प्रसार किया जाए। केंद्रीय सरकारी विभाग के स्थानीय कार्यालयों के लिए भर्ती, क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन है, जो संघ है, उसके जो राज्यों में जो जो कार्यालय हैं उनमें हिंदी भाषा जो नॉलेज रखने वाले लोग हैं उनकी क्या करी जाए, भर्ती करी जाए। प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएं जहां पर कि कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का प्रशिक्षण दिया जा सके। अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में भर्ती भाषा विषयक प्रश्न पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी में आज हिंदी का जो प्रश्न पत्र आता है वो इसी आदेश के तहत आता है। तो उसमें ये कहा गया था कि जो केंद्रीय जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं और जो केंद्रीय सेवाएं हैं उसमें हिंदी के प्रश्न पत्र को अनिवार्य किया जाए, लेकिन जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो लोकल जो अलग अलग राज्यों के एस्पिरेंट्स हैं उनको ये ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में
भी यूज कर सकें। तो अभी तक हमने राजभाषा पर नियमावली में जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो हमने संघ की राजभाषा नीति पढ़ी है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजंस हैं वो पढ़ी हैं, फिर हमने राजभाषा जो हमारी कमेटी थी उसके बारे में पढ़ा है, हमने उसके बाद जो राष्ट्रपति के 1960 में आदेश हुए थे वो पढ़े हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो इसी राजभाषा पर नियमावली में टॉपिक है वो है राजभाषा अधिनियम 1963। ये अधिनियम बेसिकली एक लॉ, क्योंकि जो हमारी कमेटी थी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसने कहा था कि 1965 तक हमें इंग्लिश को ही राज्यभाषा के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए और उसके बाद हम हिंदी को राजभाषा के तौर पर बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं। 1965 से 2 साल पहले 1963 में ही पार्लियामेंट ने क्या किया, राजभाषा अधिनियम पास किया। और इसकी हमें मोटी मोटी जो चीजें हैं यदि आप उसे पढ़ेंगे तो ये शुरू के प्रोविजंस इतने इंपॉर्टेंट इसके नहीं है। इन्होंने देखो दूसरे वाले में इसमें पढ़ा कि जो परिभाषाओं में क्या है, हिंदी क्या है, हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है, ये हिंदी की इसने डेफिनेशन दी। थर्ड है संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना। तो ये क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा नियत दिन से ही संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले है प्रयोग में लाई जाती थी तथा संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने जो 1965 के बाद जो बात हुई थी कि 1965 में रिव्यू करेंगे, तो इस एक्ट के तहत उन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तहत और आगे बढ़ा दिया। परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी। इन्होंने ये भी कहा कि क्या होगा, जो स्टेट, जो संघ है और जो राज्य है उनके बीच में जो लेटर होंगे, जो कम्युनिकेशन होगा वो अंग्रेजी भाषा में लाया जाएगा, ऐसे राज्य जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं स्वीकारा। परंतु यह और कि जहां से किसी ऐसे राज्य के जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीज पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिंदी में ऐसे पत्रादि के साथ साथ अनुवाद अंग्रेजी में भाषा में भेजा जाएगा। तो इसने कहा कि जो सेंटर है वो अपने आप ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी अभी इंग्लिश करता रहेगा, ऐसे स्टेट जहां जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है उनके साथ वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करेगा, और ऐसे स्टेट जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया है और जिन्होंने नहीं अपनाया है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी में होगा, लेकिन साथ में उसमें अंग्रेजी का अनुवाद भी भेजना होगा। तो ये हमारे इसमें मोटी मोटी एक वो थी। उसके बाद इसकी जो धारा 2 का उपधारा 1 कहती है, वो क्या कहती है, केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच, केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के बीच, केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में, मतलब कहने का मतलब है कि जो केंद्र सरकार की जो एजेंसीज हैं, चाहे उसके विभिन्न कार्यालय हों, कंपनीज हों, निगम हों, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या कहता है, प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक जब तक पूर्व की संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, विभाग या कंपनी के कर्मचारी व हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्र आदि का अनुवाद यथास्थिति अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो अलग अलग उनके निगम हैं या उनकी कंपनी है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अंग्रेजी भाषा के साथ साथ और साथ में हिंदी के अनुवाद में भी वो दिया जाएगा। तो इसको भी इन्होंने क्या किया, एक तरीके से कंटिन्यू कर लिया। इसके बाद जो इसकी उपधारा, इसकी जो धारा 3 है उसकी उपधारा 1 क्या कहती है, आ, कि जो संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में से किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे, तो बेसिकली इन सब की बात कर रहा है, जो क्या है, अलग अलग संकल्प में जो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होते हैं ये उनकी बात कर रहा है, जिसमें कि निविदाएं हैं, ये सब हैं। तो उसके लिए ये क्या कह रहा है कि लास्ट में इसमें लिखा है, कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकालेगी अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापनों, सूचना, ये सब क्या किया जाएगा, इसमें कह रहा है कि हिंदी भाषा में इसका क्या किया जाएगा, अंग्रेजी में यूज किया जाएगा, और लेकिन हिंदी में उसका क्या दिया जाएगा, अनुवाद, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही इसका हमें यूज करना है। उसके बाद जो इसकी धारा 4 है उसकी उपधारा 1,
तो ये बेसिकली इसने अब जो 1963 का जो अधिनियम आया उसने एक डिटेल वो दे दी, और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मोटा मोटा समझ में यही आएगा कि हमें ये क्या करना है कि इसे इंग्लिश में हमें कंटिन्यू करना है, लेकिन साथ में उसका अनुवाद हमें क्या कर देना है, हिंदी में भी कर देना है। तो मैं आपसे एक बार ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप क्या करें, ये पीडीएफ हमारी मैं इसमें आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा, लेकिन साथ में ये हमारे गूगल पे ऑनलाइन अवेलेबल भी है। एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा, ये क्योंकि काफी लंबा अधिनियम है, इस अब यहाँ पर इसे कवर कर पाना संभव नहीं होगा। मैं जस्ट आपको एक फैमिलियर कराना चाह रहा था कि ये जो राजभाषा अधिनियम 1963 है, एक बार उसे आप अवश्य पढ़ लें, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। राजभाषा परिनियमावली जो हमारा सिलेबस में टॉपिक है, उसमें अगला हमारा जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है राजभाषा संकल्प 1968। तो राजभाषा संकल्प 1968 क्या है कि संविधान जो हमारे संसद है उसके दोनों सदनों द्वारा एक संकल्प लिया गया था 1968 में, जिसे कि हमें राजभाषा संकल्प 1968 कहा जाता है। ये इसकी जो मेन मेन जो बातें थी वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रचार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा, और किए जाने वाले उपायों वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल में रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है, जो संसद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल रही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उसके की हिंदी को हमें प्रचार प्रसार करना है, उसका विकास करना है, उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं उसके आप हर साल एक रिपोर्ट क्या करेंगे, संसद में देंगे, वे पेश करेंगे और उसको राज्य सरकारों को भी भेजेंगे। जबकि संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 21 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाय किए जाने चाहिए। तो ये भी कहता है कि हिंदी के अलावा जो हमारी 8वीं अनुसूची में 21 और लैंग्वेजेस दी गई हैं, उनके भी विकास के लिए हमें कार्य करना है। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वह शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बने। तो ये कहती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगी और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन्हें प्रमोट करने की कोशिश, एक कार्य योजना तैयार करेगी। इसके बाद ये कहती है, जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए। तो ये कहती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है उसे भी क्या करेगी, अब यूज करेगी, उसे इम्प्लीमेंट करेगी, ताकि हिंदी और जो लोकल रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको आपस में उनके प्रमोशन मिल सके। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए। तो जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या कहता है कि जो हिंदी स्टेट है वहां पर तो हिंदी, इंग्लिश और कोई एक नॉन हिंदी लैंग्वेज बेसिकली पढ़ाई जानी चाहिए, और साउथ इंडिया में इंग्लिश और वहाँ की लोकल लैंग्वेज के साथ साथ एक हिंदी की लैंग्वेज को भी पढ़ाया जाना चाहिए। और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों में न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए, यह सभा संकल्प करती है कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा दोनों जैसी की स्थिति हो को उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए। संघ की सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी तथा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्य तो होगा, और कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।
तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो यूपीएससी के जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उनमें इन्हें एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की क्या होनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, राजभाषा परिनियमावली का जो हमारा अंतिम टॉपिक है वो है राजभाषा नियम 1976। इसको संशोधित किया गया है 1987 में, 2007 में और 2011 में। तो क्या है, जितना हमने अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पढ़े, फिर हमने राजभाषा संकल्प पढ़ा, राष्ट्रपति का आदेश पढ़ा, उसके बाद हमने 1963 का राजभाषा अधिनियम पढ़ा। उसके आधार पे एक जो ओवरऑल जो राजभाषा नियम बनाए गए, जो रूल्स बनाए गए, जिनके जो इसलिए बनाए गए कि किस तरीके से हिंदी को राजभाषा के तौर पे या एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया जाए, वो है। तो जो हमारा राजभाषा परिनियमावली जो टॉपिक है उसका जो पूरा निचोड़ है वो ये है, और आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आइए हम राजभाषा नियम के क्या क्या प्रोविजंस हैं वो पढ़ते हैं। इसमें जो इसका पहला जो सेक्शन है उसमें देखिए जो बी है वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट है कि इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में होगा। तो जो राजभाषा नियम बनाए गए हैं ये तमिलनाडु राज्य को छोड़ के पूरे भारत में इनका क्या होगा, विस्तार होगा। उसके अलावा कई सारी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हैं जो हमें ध्यान रखनी है वो है आई, जे और के। इसने क्या किया है, आई, जे और के माध्यम से पूरे इंडिया भारत को 3 भागों में बांट दिया है, जिसमें कि क्षेत्र क के अंदर आते हैं बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उसके अलावा अंडमान एंड निकोबार और दिल्ली। तो यदि आप इसमें देखें तो ये बेसिकली जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनको इन्होंने क्षेत्र क में रखा है। क्षेत्र जो ख है उसमें इन्होंने रखा है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली। तो यदि आप क्षेत्र ख के जो हमारे राज्य हैं जो हैं उनके बारे में आप देखें तो यहाँ पर वो राज्य हैं जहाँ पर अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हिंदी भी यहाँ पर क्या है, काफी हद तक पढ़ी जाती है। और इसके अतिरिक्त जो राज्य हैं उन्होंने उसे क्षेत्र ग में बांटा है। तो पूरे भारत को इन्होंने कितने राजभाषा के इम्प्लीमेंटेशन के उस पे 3 भागों में बांटा है। अब जो भी हमारा राजभाषा के जो रूल्स हैं वो इस क्षेत्र के आधार पर ही बटे हैं। सेक्शन 3 कहता है राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्र आदि। अब क्या है, जो केंद्र सरकार के जो कम्युनिकेशन होने हैं किसके साथ, राज्य सरकार के साथ, या उस स्टेट में रहने वाले लोगों के साथ, या किसी भी उस स्टेट में जो कार्यालय है उनके साथ है, उसके लिए क्या प्रोविजन है। ये कहता है कि केंद्रीय सरकार के कार्य जो क्षेत्र क है, जहाँ जहाँ पे मतलब जो बेसिकली हिंदी भाषी स्टेट है, वहां पर किसी राज्य या कोई संघ राज्य जो मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां के जो कार्यालय हैं और वहां पर जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनके साथ जो कम्युनिकेशन होगा वो असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी भाषा में ही होगा। और यदि वो अंग्रेजी भाषा में होता है तो उसके साथ हिंदी का अनुवाद भेजना जाना जरूरी होगा। जो क्षेत्र ख है, जो क्षेत्र ख है वहां पर जो उनके साथ जो वहां पे राज्य सरकार के ऑफिसेज हैं, कोई और ऑफिसेज हैं या कोई इंडिविजुअल्स हैं, उनके साथ जो केंद्र सरकार का कम्युनिकेशन होगा वो सामान्यतः हिंदी में होगा। और अगर वो हिंदी में होता, अगर वो अंग्रेजी में होता है तो उसके साथ उनका हिंदी का अनुवाद भी उसके साथ भेजा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने देखा क में तो अनिवार्य रूप से हिंदी में करना है, ख में सामान्यतया हिंदी तौर पे करना है, लेकिन यदि अंग्रेजी में होता है तो उसका क्या किया जाएगा, हिंदी का उसके साथ क्या किया जाएगा, ट्रांसलेशन भी भेजा जाएगा। परंतु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्र आदि या उसके किसी कार्यालय के साथ आश्रयित पत्र आदि राज्य सरकार अंग्रेजी या हिंदी में भेजा है तो उसी भाषा में भेजे जाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि इसमें जो स्टेट्स हैं उन्हें ये फ्रीडम होगी कि वो चूज कर सकते हैं कि उनके साथ कम्युनिकेशन किस भाषा में किया जाए। क्षेत्र ख के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति के साथ जो पत्र आदि होगा वो हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में हो सकता है। हमने ऊपर ऑफिसेस के बारे में पढ़ा, यहाँ पे इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ा। क्षेत्र ख जो ग है, अभी अब ग में जो होगा वहां पर क्या होगा, किसी भी पत्र या किसी भी इंडिविजुअल या किसी ऑफिस के साथ जो कम्युनिकेशन होगा किस में होगा, अंग्रेजी माध्यम में होगा। ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं जो क्षेत्र ग है वहां पर ये भी कह रहा है कि जब आप क्षेत्र ग से क्षेत्र क या ख में कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको आप हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में भेजेंगे। क्षेत्र ग से क्षेत्र ख या क में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको आप हिंदी के अंग्रेजी भाषा के साथ साथ
हिंदी में भी उसका क्या करेंगे, अनुवाद भेजेंगे। लेकिन ये कंपल्सन तब होगा जबकि वहां पर हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारी हों। अब हिंदी का कार्य साधक ज्ञान क्या होता है ये मैं आपको आगे आगे आने वाले उसमें बताऊंगा। तो हमारा जो सेक्शन 3 था ये बेसिकली था कि केंद्रीय सरकार का कम्युनिकेशन राज्य सरकारों के साथ या केंद्रीय सरकार का कम्युनिकेशन उन राज्यों में रहने वाले लोगों के साथ। अब ये चौथा जो है वो कहता है कि केंद्र सरकार के आपस में जो कार्यालय हैं, सपोज एक कार्यालय दिल्ली में है, एक कार्यालय कर्नाटक में है, एक कार्यालय दिल्ली में है या एक कार्यालय राजस्थान में है, तो उन जो केंद्रीय सरकार के मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा। तो इसमें क्या किया इन्होंने, जो क्षेत्र क है वहां पर यदि कोई केंद्रीय सरकार का कार्यालय है तो उसके साथ उसका जो कम्युनिकेशन होगा वो किस में होगा, हिंदी में होगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात जरूरी है, वो किस में होगा, हिंदी में होगा। उसके अलावा जो क्षेत्र क और क्षेत्र ख या ग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है। तो एक तो हमने पढ़ा कि जो क्षेत्र क के साथ होगा वो हिंदी में होगा। क्षेत्र क में स्थित केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच जो खंड क या निर्देशक कार्यालय हिंदी में होंगे। तो अगर क्षेत्र क में दो आपस में कार्यालय कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो भी किस में होंगे, हिंदी में होंगे। क्षेत्र क से क्षेत्र ख या ग में अगर कोई कार्यालय के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में हो सकता है। और यदि वो हिंदी में हो रहा है अंग्रेज, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या उन ऑफिसेज में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारी हैं या नहीं है। अगर हैं तभी ये कंपल्सन होगा कि वो हिंदी में भी करें, नहीं तो ऐसा कंपल्सन नहीं होगा। क्षेत्र ख और ग में यदि कोई है कार्यालय, क्षेत्र ख या ग में कार्यालय है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है। लेकिन फिर कंडीशन वही है कि क्या वहाँ हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारी हैं या नहीं है। यदि हैं तभी हिंदी में कंपलसरी है, अदरवाइज उसे इंग्लिश में किया जाएगा। परंतु जहां ऐसे पत्रादि क्षेत्र क या क्षेत्र ख किसी कार्यालय को संबोधित हैं, वहां यदि आवश्यक हो तो उनका दूसरी भाषा में अनुवाद पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा। ये ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम वहां से इंग्लिश में भेज रहे हैं तो उसका जो ट्रांसलेशन है क और ख में वो कहाँ होगा, जहां पर उसको रिसीव किया जा रहा है वहां पर होगा। और क्षेत्र ग में कहाँ पर होगा, जहां से भेजा जा रहा है वहीं से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्षेत्र क या ख में जो ट्रांसलेशन होना है तो जहां रिसीविंग एंड पे होगा, क्षेत्र ग में जहां से भेजा जा रहा है वहां पर होगा। पांचवा, हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर। नियम 3 और 4 में किसी का रखते हुए हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी से ही दिए जाएंगे। यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को हिंदी में कोई मिल रहा है लेटर, तो उसका आंसर वो किस में देगा, हिंदी माध्यम में ही उसको देना होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग। अधिनियम 3 की धारा उपधारा 3 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वो यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार की जाती हैं और निष्पादित किए जाते हैं। तो जितने हमारे दस्तावेज हैं वो दोनों किस में होंगे, हिंदी में ही होंगे। आवेदन अभ्यावेदन आदि। अब इसमें यह है कि कोई कर्मचारी अपने विभाग में कोई आवेदन दे रहा है, कोई अपील दे रहा है, कोई अभ्यावेदन दे रहा है, तो वो किसमें, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में हो सकता है। यदि उसने अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में दिया है तो कंपल्सरीली उसका आंसर किस में देना होगा, हिंदी में ही देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब 8वां देखिए, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना। टिप्पण क्या होती है, जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें जो नोटिंग्स होती हैं उन्हें टिप्पण बोला जाता है। तो जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी जब हम फाइल बनाते हैं तो फाइल में हम क्या लिखनी होती है, टिप्पणी लिखी जाती है, उसे टीप भी बोला जाता है। तो ये क्या कह रहा है, कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्ति हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे। तो ये कह रहा है कि किसमें, हिंदी अंग्रेजी दोनों में किया जा सकता है, उससे अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वो उसका अनुवाद दूसरी भाषा में करे। केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी जो हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो, अन्यथा नहीं। तो सपोज क्या है कि कोई एक हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रख रहा है कोई कर्मचारी, वो किसी भी हिंदी डॉक्यूमेंट का इंग्लिश ट्रांसलेशन तभी मांग सकता है जबकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो किसी टेक्निकल नेचर का हो या किसी लीगल नेचर का हो, तभी वो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मांग सकता है, नहीं तो नहीं मांग सकता। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं, तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उस पर निश्चय करेगा। ये कौन डिसाइड करेगा कि वो तकनीकी नेचर का या विधिक नेचर का है या नहीं है, वो डिसाइड करेगा उस कार्यालय का जो हेड होगा।
उपनियम 1 में किसी बात को होते हुए भी केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को निर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है टिप्पण प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट नहीं किए जाए केवल हिंदी का प्रयोग होगा। केंद्र सरकार क्या कर सकती है, एक गजट नोटिफिकेशन के आधार पर उन कार्यालयों का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है जहां पर हिंदी में प्रवीणता रखने वाले कर्मचारी हैं, इसलिए वहां पे समस्त जो कार्य है, टिप्पण है, प्रारूपण है, वो सब किसमें, हिंदी में ही किया जाए। हिंदी में प्रवीणता की क्या डेफिनेशन है, ये पूछ सकता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई भी परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर लिया, मतलब उसने मैट्रिक मतलब 10th या उससे ऊपर का कोई भी जो एग्जाम है, मतलब जो पूरी पढ़ाई है उसने हिंदी माध्यम में कर रखी है, या स्नातक परीक्षा मतलब ग्रेजुएशन और स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है, या तो उसने 10th या उससे ऊपर हिंदी माध्यम में किया हो या ग्रेजुएशन या उससे ऊपर उसने हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ा हो, और वो क्या कर रहा है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहा है इस चीज का कि मैंने ऐसा किया है, तो उसे हिंदी भाषा में क्या माना जाएगा, प्रवीण माना जाएगा। दूसरा है हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर लिए, वहां था कि मैट्रिक या उससे ऊपर हिंदी माध्यम में करी हो, यहाँ पर मैट्रिक या उससे पूर्व ऊपर क्या है, हिंदी एक विषय के रूप में उसने उत्तीर्ण किया है, वो क्या, केंद्रीय सरकार की हिंदी परीक्षा योजना, या फिर क्या कर रहा हो, एक केंद्रीय सरकार की हिंदी परीक्षा योजना है, उसने उस परीक्षा को पास कर लिया हो और केंद्रीय सरकार द्वारा उसे निम्नलिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए गए प्रमाण पत्र दिया गया। तो दोनों में देखिए क्या है डिफरेंस है, प्रवीणता में उसे सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि हाँ मैंने किया है, लेकिन केंद्रीय जो कार्य साधक ज्ञान में उसे एक सर्टिफिकेट सरकार देगी कि तुम्हें हिंदी का कार्य साधक ज्ञान है, तो ये मान लिया, तो इस केस में ही मान लिया जाएगा कि उसे क्या है, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान है। यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई हिंदी का केंद्र सरकार का कार्यालय है जहां पर 80% लोगों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसे नोटिफाई कर सकती है कि इस ऑफिस को हमने क्या है, एक हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा एक नोटिस उसके बारे में जारी कर सकती है, और इसको कहाँ करेगी, वो अधिसूचना राजपत्र जो गजट होता है उसमें क्या करेगी, पब्लिश करेगी। और अगर कभी ऐसा होता है कि वहां पर वो परसेंटेज 80% से कम होता है, तो वो उसको क्या कर सकती है, गजट नोटिफिकेशन से रिमूव भी कर सकती है। अब ये 11वां क्या है, मैनुअल संहिताएं संहिताएं प्रक्रियाएं संबंधी अन्य साहित्य लेखन। ये जो गवर्नमेंट की जो मैनुअल्स होती हैं, जो संहिताएं होती हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रोसेसेस हैं, उनके संबंध में जो लेखन सामग्री मतलब जो उसके बारे में जो मटेरियल है, उसके लिए क्या कह रहा है ये, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में यथास्थिति तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जितना मटेरियल है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही तैयार किया जाएगा। केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के जो प्रारूप होते हैं, ये देखिए प्रारूप नहीं है, प्रारूप मतलब फॉर्मेट होते हैं, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए जो नामपट, सूचना पट मतलब जो नोटिस बोर्ड होते हैं, नामपट होते हैं, पत्र शीर्ष मतलब जो लेटर हेड होते हैं, लिफाफे होते हैं, ये सब भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में क्या किए जाएंगे, मुद्रित किए जाएंगे। परंतु यदि केंद्र सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या अन्य उपबंधों से छूट दे सकती है। और केंद्र सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, इसके लिए छूट भी दे सकती है। अच्छा, ये जो हमारा राजभाषा नियम है 1976, इसका अनुपालन का उत्तरदायी किसका है, केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वो इसके जो प्रोविजंस हैं उन्हें क्या करे, इम्प्लीमेंट करवाए। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, राजभाषा जो नियम है वो हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा पढ़ लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा मेंस का जो फर्स्ट पेपर है लैंग्वेज का, उसमें राजभाषा परिनियमावली जो एक टॉपिक है उसके बारे में पढ़ा। ये 10 नंबर का टॉपिक है और एग्जाम में 10 नंबर में से आता ही आता है। 125 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और लेंथी टॉपिक था, थोड़ा सा घुमावदार टाइप की भी चीजें हैं। जो लैंग्वेज है इसकी क्योंकि बहुत क्रिस्प मतलब थोड़ी डिफिकल्ट टिपिकल इसकी लैंग्वेज है, लेकिन हमें करना क्या है कि हमें इसे एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। अपनी हमारी जो लैंग्वेज है उसमें इसको एग्जाम में लिखना है, समझना है और अपनी वर्ड्स में वहां लिख के आना है। तो जो जो मैंने इसमें टॉपिक्स आपको बताए हैं, एक बार आप उन्हें
इस वीडियो के माध्यम से भी देख लीजिएगा, साथ में इसको जो उसका पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल है वो पढ़ लीजिएगा। और लेकिन इसमें मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो राजभाषा नियम है 1973 के, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको पढ़ने हैं। लेकिन उसके साथ साथ में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, उसके बाद जो राजभाषा कमेटी बनी थी, उसके बाद जो राजभाषा संकल्प है, उसके बाद राष्ट्रपति के क्या आदेश थे, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम, इनकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे विश्वास है कि जो इस वीडियो में आपने जो चीज़ें देखी उसको आपको उससे इस टॉपिक को समझने में आसानी हुई होगी, आप इसको अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं आपको और बताता हूँ कि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आपके पास आ रहा हूँ। उत्तराखंड पीसीएस का पूरा एक हम कंप्लीट पैकेज मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको दूंगा। जो लोग अभी मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें दे रहा हूँ ताकि वो इस बार मेंस के जो कठिन टॉपिक्स हैं उन्हें अटेम्प्ट कर पाएं। और जो लोग अगली बार एग्जाम देंगे उनके लिए मैं प्रीलिम्स और मेंस उसके पूरे टॉपिक लेके आऊंगा। तो तब तक आप साथ बने रहिए और आप तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट और गुड बाय।